तो अगेन, अगर हम आगे बढ़े और अच्छे से हमें चीज़ें समझ आए ना, तो कुछ थोड़े और बेसिक समझ चाहिए। जैसे वो समझना ये है कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये सीखना है, हमें ज़रा समझेंगे। देखो, डिटेल में तो केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ाया जाता है, बहुत ज़्यादा कुछ इसके बारे में बताया जाएगा। अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है ना, जितना बताऊंगा कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई दिक्कत ना पड़े, उससे आपका काम हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए, आयोनिक बॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि जैसे NaCl में बात करोगे तो क्या कहानी होती है, Na प्लस और Cl माइनस। समझ पा रहे हो? तो आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या है कि टिपिकल आयंस तो समझते होंगे ना आप। अच्छा, चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आयन क्या होता है, जैसे मान लो एक सोडियम है। तो एक टिपिकल सोडियम है ना, एक एक जस्ट हमने एक एटम ले रखा है ना, एक टिपिकल जस्ट एक सिंगल। तो यहां पे इसको आप बोलोगे एटम। समझ पा रहे हो? अब ये इलेक्ट्रॉन दे दे या इलेक्ट्रॉन ले ले, ध्यान दो। अभी समझा रखा है प्रीवियस वीडियोस में, आपने देखा होगा तो आपको अच्छे से पता है, नहीं देखा है तो जाके देख लो। तब करंट वीडियो में आपकी कनेक्टिविटी अच्छी बनेगी। अदरवाइज अगर आपके बेसिक्स थोड़े वीक हैं तो आपको दिक्कत पड़ सकती है, ठीक है ना। और बहुत ही बेसिक से प्रीवियस वीडियोस में चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, तो आप उसको देख सकते हो एक बार। तो आपको बताया है कि इसके पास 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि न्यूट्रल है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो ये बन जाएगा सोडियम आयन। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखो ना, 11 इलेक्ट्रॉन था, 11 में से 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, तो बैलेंस था, तो जीरो था ना, पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल टू जीरो ना। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसने बाहर फेंक दिया, तो बाहर फेंकने की वजह से क्या होगा, कैसे फेंका, क्यों फेंका, क्या होगी एनर्जी, वो सब बातें हैं। लेकिन अभी हम टू द पॉइंट चलेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो अब इसके पास, अब जो ये चार्ज फॉर्म में जो बना है ना, ये जो इसके पास पॉजिटिव या नेगेटिव जो आ गया है ना, ये तो अब ये बन गया आयन। समझ पा रहे हो? और आयन भी कितने टाइप के होते हैं, तो नोट कर लीजिए, आयन दो टाइप के होते हैं। पहले तो डेफिनेशन ही लिख लो, सबसे आसान। चलो मैं थोड़ा इसको और बेसिक कर देता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो लिखो, आयन क्या होता है, चार्ज कैरिंग स्पीसीज, ठीक है ना। समझ पा रहे हो? मतलब नेट चार्ज जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हो? जैसे एग्जाम, अब आयंस को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक कैटायन और दूसरा एनायन। समझ पा रहे हो? अब जरा यहां पे देखिएगा, देखो कैटायन और कैटायन की अगर हम बात करें ना, तो आप सभी जानते होंगे ना कि एक एक्ट्रेस है कैटरीना कैफ, ठीक है ना। तो अभी क्या है, कैटरीना कैफ का जब आप नाम सुनते हो तो इसका मतलब क्या है, एक ब्यूटी, एक ब्यूटी का सिंबल है, काफी ब्यूटीफुल है ऐसा लोगों का मानना है। तो उसमें क्या है कि देखो, कैटरीना में कैट आता है ना, कई बार मीडिया हाउसेज उन्हें क्या बोलते हैं, या आपने सुना होगा कहते हुए लोगों को कि कैट भी उन्हें बोलते हैं, हालांकि वहां पे KAT लिखते हैं, पॉइंट पे आते हैं। तो मैं बात ये कह रहा हूँ कि कैटरीना किसका सिंबल है, ऐसा लोगों का मानना है, ब्यूटी का सिंबल है। तो अब ऐसे में ब्यूटी, आप सब चाहते हो ना कि ब्यूटी आपकी लाइफ में क्या हो जाए, ऐड हो जाए ना, आप चाहते हो ना मोर एंड मोर ब्यूटी, अच्छाई पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में क्या हो, ऐड हो ना, आपके साथ हो, आपके आसपास हो, आपसे जुड़ी हो। और जुड़ने का सिंबल क्या है, पॉजिटिव। तो ध्यान दीजिएगा, कैटायन कौन सा आयन होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कैरिंग स्पीसीज। और अगेन, अब दो कंफ्यूजिंग बातें एक साथ हो तो दोनों को नहीं रटे, दोनों को नहीं रटते। अगर केटायन हमें आ गया तो बाय डिफॉल्ट एनायन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। पूरे में लिख देता हूं फुल फॉर्म में, तो नेगेटिव चार्ज, बाकी लिख लोगे ना, ठीक है। अब इसका एग्जांपल अगर मैं बोलूं,
तो क्या रहने वाला है, कैटायन का एग्जांपल अगर लिखूं तो आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे लिख देता हूँ सोडियम आयन, ठीक है, पोटेशियम आयन। अगर मैं ये लिख दूं तो एक होता है अमोनियम आयन NH4 प्लस, ये भी आयन ही है क्योंकि नेट चार्ज तो इसका क्या है, जीरो नहीं है ना, तो फिर ये क्या है, आयन ही कहलाएगा। समझ पा रहे हो। यहाँ पे नेगेटिव का एग्जांपल अगर दूं तो Cl माइनस, ठीक है, SO4 2 माइनस, ठीक है। और भी बताऊंगा, अभी के लिए इतना लिख लो। आया समझ में? ठीक है, पॉज करके लिख लो, मैं रफ करता हूं इसको। तो जरा समझिएगा, जब ये आयंस है ना, एक के पास पॉजिटिव एक के पास नेगेटिव, ठीक है ना, तो आपने सुना होगा ना कि ऑपोजिट्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ऑपोजिट्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट। अब आपके मन में आएगा, सुनते तो बचपन से आ रहे हैं, क्यों करते, थोड़ा समझा देते तो अच्छा रहता। तो समझा देता हूँ, रुको थोड़ा सा, ठीक है ना। आपने सुना होगा कि ऑपोजिट्स क्या करते हैं, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। समझ पा रहे हो, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, समझ पा रहे हो। अच्छा, अब इसके लिए गोल्डन रूल आपको पढ़ना पड़ेगा, स्टेबिलिटी और एनर्जी का। सुनते जाइएगा, सब अच्छे से समझ आएगा आपको। ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, ठीक है ना, तो उसके लिए स्टेबिलिटी और एनर्जी को पढ़ना जरा समझोगे। स्टेबिलिटी क्या होती है, अब अगला क्वेश्चन आ गया। स्टेबिलिटी का मतलब देखो ना, मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है, ये क्या है स्टेबिलिटी। और मैं अभी यहाँ पे क्या करने लग जाऊं, जोर से उछलने कूदने लग जाऊं, डांस करने लग जाऊं, तो ये क्या कहलाएगा कि मैं अनस्टेबल हो गया। समझ पा रहे हो, मैं क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। समझ आ गया। अच्छा, आपको क्या लगता है, एक एक ऐसा इंसान जो कि बीमार है, उसकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ही कम या बहुत ही ज़्यादा। बीमार इंसान ले लो, या कई बारी बूढ़े इंसानों में आपने देखा होगा, बुजुर्ग लोगों में, कि उनको कुछ कॉम्प्लिक दिक्कतें आती हैं, तो वो क्या होते हैं, उनको चलने फिरने में दिक्कत आती है। तो सुबह अगर आपको मान लीजिए कुछ केसेस में अगर वो बेड पे मिले ना, तो शाम को भी आपको कहाँ मिलेंगे, वो बेड पे मिलेंगे ना। ये बीमार इंसान आप देखते हो ना, बेड पे सुबह, तो शाम को भी बेड पे ही मिलेगा। वो चलता फिरता घूमता आपको आमतौर पे, वो अगर परेशान ज़्यादा है तो नहीं मिलेगा। तो आप क्या बोलते हो भाई, जहाँ था वही है ना। मतलब अभी देखो, मैं 2 सेकंड तक मैं वैसा ही था जैसे, है ना, एक ही टाइप से मैं खड़ा था। तो मैं क्या हूँ, स्टेबल हूँ। मैं क्या हूँ, स्टेबल हूँ। समझ आया, रिलेटिवली मोस्ट स्टेबल हूँ। समझ आया। तो आप अभी रिलेट करो, जब बूढ़ा इंसान है, जब वही इंसान बीमार पड़ गया, तो फिर उसकी स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी क्या है उसकी, ज़्यादा। और ध्यान दो, चलने फिरने में, दौड़ने में, या कई बारी बातें करने में भी, मतलब जहाँ भी एनर्जी का इनपुट चाहिए ना, चलने फिरने दौड़ने बातें करने में, तो फिर क्या चाहिए, वहाँ एनर्जी चाहिए ना। तो उसमें उसको परेशानी होती है। कई बारी डॉक्टर भी मना कर देते हैं, भाई बोलना मत ज़्यादा, चलना फिरना मत ज़्यादा। मतलब क्या बोल रहे हैं आपसे, एनर्जी कंज्यूम मत करना, क्योंकि इन सब में एनर्जी लगती है ना। क्यों, क्योंकि अभी आपके पास एनर्जी क्या है, कम है। समझ आया। मतलब बीमार इंसान, बूढ़ा इंसान, इन सब के पास आमतौर पे एक नॉर्मल से एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और तो इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। समझ आया। मतलब अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होगी, घटेगी। कुछ आया, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होगी, घटेगी। ठीक है, इसका उल्टा एग्जांपल लो, छोटा बच्चा। अभी छोटा बच्चा कहीं पे हो ना, तो क्या करेगा, अगर वो जग रहा है, वही 2-3 साल वाले बच्चे, अगर वो जग रहा है तो फिर क्या करेगा, वो कुछ ना कुछ काम करेगा, वो कुछ तोड़े फोड़ेगा, दौड़ेगा, गिरेगा, रोएगा। समझ पा रहे हो। अगर उसको शांति से अगर आप कहोगे बैठ जाए ना, तो अगर कुछ नहीं सूझेगा तो रोने ही लग जाएगा वो। बट वो काम करेगा, कुछ ना कुछ काम वो करेगा। वजह, उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो वो बढ़ी हुई एनर्जी उसको स्टेबल, उसको शांति से बैठने नहीं देगी। वो क्यूरियस क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में एनर्जी अगर आपकी बहुत ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बहुत ही कम। आपकी दौड़ भाग क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा। समझ आया। तो मतलब एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। समझ आ गया। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, आमतौर पर लोग काम क्यों करते हैं,
क्यों काम करते भाई? आज अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, समझ पा रहे हो? कल को आपको क्या बनना है? अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो मैक्सिमम चांसेस हैं या तो आप कल डॉक्टर बनना चाहते होंगे या तो इंजीनियर बनना चाहते हैं। मैक्सिमम केसेस में तो यही होगा। अब दूसरी कहानी यहाँ पे क्या होने वाली है कि भाई आप ये सब करना क्यों चाहते हो? तो आप चलते फिरते कुछ लोगों का इंटरेस्ट होगा, सर्विस करनी होगी सोसाइटी की, बाकी सारी बातें। लेकिन मैक्सिमम केसेस में अगर आप जाओगे ना तो आप क्या पाओगे कि भाई एक जॉब चाहिए। अच्छा, जॉब क्यों चाहिए? जॉब से पैसे आएंगे, पैसों से क्या होगा? एक नॉर्मल लाइफ, एक हेल्दी लाइफ आप क्या कर पाओगे, जी पाओगे, जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो या जिस तरीके से आप जीना चाहते हो। समझ पा रहे हो? तो फाइनली क्या है, ध्यान दो। अच्छा, उससे क्या आएगा? उससे आपकी लाइफ में क्या आएगी? तो लोगों को सुना होगा ना कि जब जॉब लग जाती है अच्छी ठीक ठाक से तो क्या बोलते हैं, भाई वो बंदा सेटल हो गया। बंदा क्या हो गया? सेटल हो गया। मतलब क्या हो गया? सेट हो गया। मतलब क्या हो गया? स्टेबल हो गया। मतलब फाइनली आज आप इतनी सारी मेहनत क्यों कर रहे हो? क्योंकि कल आप क्या हो सको? स्टेबल हो सको। आज आप इतने एनर्जेटिक क्यों? क्योंकि कल आपको क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए। कल आपको क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए। कुछ आया समझ में? कहानी क्लियर है? यानी कि यहाँ पे हर इंसान एनर्जाइज्ड है और वो किस लिए है? ताकि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ सके। यानी कि हम सभी अपनी स्टेबिलिटी आम तौर पे कोशिश करते हैं ना कि मोर एंड मोर हो जाए। समझ पा रहे हो? यानी कि फिर ये भी कोशिश करते हैं कि अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो फिर एनर्जी क्या हो जाएगी? घट जाएगी ना। आपने देखा होगा ना आमतौर पे जितनी सिक्योरिटी आपकी जॉब की होती है ना, या आपने मूवीज या रियल लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा कि जितनी सिक्योरिटी आपकी जॉब में होती है ना, आमतौर पे लोग क्या हो जाते हैं कई बार अच्छे से काम करना बंद कर देते हैं ना, क्योंकि उनको पता ना अब उनका कुछ हो नहीं सकता। समझ पा रहे हो? अब तो वो सेटल है, अब तो क्या है, सेट है, उनको कोई निकाल नहीं सकता। तो उनके पास डर खत्म हो जाता है। तो फिर क्या करते हैं? मैं नहीं कहता हमेशा, लेकिन कई बार लोगों का ऐसा मानना है कि वो अच्छे से काम नहीं करते। कुछ है समझ में? तो क्या समझे आप कि स्टेबिलिटी बढ़ी तो काम करने की जो एनर्जी, जो काम करने की जो उनकी ललक थी, जो उनकी एक इनपुट लगाने की जो एक हाईली वो एनर्जाइज रहने की जो पोटेंशियल था, वो क्या हो गया? कम हो गया। तो आया समझ में? यानी कि हर किसी को अपनी स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो ऐसे में बाय डिफॉल्ट उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। जितनी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, जितनी वो स्ट्रांग पोजीशन में बढ़ता जाएगा, उतना ही वो कामजोरी उसकी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। आमतौर पे ऐसा लोग कहते हैं। समझ आया? बहुत अच्छा। आप जरा समझते हैं वो क्या रहने वाला है कि ऑपोजिट्स में यहाँ पे जो चार्ज है ना, चार्ज, ये पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये क्या है? ये इनकी परेशानी की बात है। क्या है? इनकी परेशानी की बात है। क्योंकि चार्ज होना अभी आपको समझाया। ध्यान दो, अगर आपकी एनर्जी बहुत बढ़ गई, आपने अपना कोई फेवरेट सॉन्ग सुना, समझ पा रहे हो, या आपने बहुत ही किसी ऐसे इंसान को देख लिया जिसको देख के आप बहुत खुश हो जाते हैं, समझ पा रहे हो, तो फिर ऐसे में क्या होगा? आप हाईली क्या फील करेंगे? एनर्जाइज्ड। और क्या बोलेंगे? भाई अब ये हो गया। या मूवी आप देखा है, कोई मूवी आपने मनपसंद कोई आपकी मूवी थी, उसको आप जाके देखा है, क्या बोले? भाई अब मैं बहुत खुश हूँ, एकदम चार्ज हूँ, मजा आ गया एकदम से। समझ पा रहे हो? क्या सीखा आपने कि जब आपकी चार्ज कब बोलते हो? जब आप चार्ज बोल रहे हो ना तो आप नॉर्मली बिहेव कर रहे हो। ये क्या कर रहे हो? ये पब्लिक प्लेस पे ये जो आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, ये क्या है? ये नॉर्मली आप ऐसा करते हो नहीं, क्योंकि इस टाइम आप क्या हो? एनर्जाइज्ड। आप क्या हो? चार्ज्ड। आप क्या हो? यानी कि अगर चार्ज होगा तो उससे एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगर चार्ज होगा तो उससे एनर्जी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एक नॉर्मल स्पीसीज के अगर पैटर्न पे आप देखो ना तो चार्ज फॉर्म में रिलेटिवली वो क्या है? ज्यादा परेशान। आप जरा समझेंगे तो यहाँ पे चार्ज होने की वजह से ये कैटायन परेशान और नेगेटिव होने की वजह से ये नेगेटिव परेशान। अच्छा, एक बात समझिएगा, जब मैं परेशानी की बात कहता हूं तो मैं रिलेटिव में कहता हूं। समझ पा रहे हो? सारा खेल यहाँ पे क्या चल रहा है? रिलेटिव में। आया समझ में? अबे रिलेटिव का मतलब क्या है? जिनको डाउट रहा होगा उनको तो समझ आ गया होगा, लेकिन जिनको नहीं समझ आया है तो वो आगे चल के समझेंगे कि मैं कह क्या रहा हूं। ठीक है ना? तो जरा समझेंगे कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ जब आएंगे ना तो फिर क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल। क्या हो जाएंगे? ये न्यूट्रल। और न्यूट्रल होने की वजह से ये क्या हो जाएंगे? इनका चार्ज देखो, यहाँ पे कैटायन को एक एनायन मिल गया, चार्ज क्या होगा? कोई चार्ज आपको NaCl पे दिख रहा है? नहीं। क्या हो गए? जीरो। पॉजिटिव ने क्या कर दिया? नेगेटिव को बैलेंस कर दिया, नलीफाई कर दिया। इससे तो इसी वजह से इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा? एक अट्रैक्शन होगा, और इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन।
समझ आया? आए बात में कूलम फोर्स बोलते हैं, यहाँ पे जब ऑपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। समझ आया? बहुत बढ़िया। तो लिख लीजिए आयनिक बॉन्डिंग क्या है, ऑपोजिट attract to increase its stability। समझ पा रहे हो? तो यहां पे जरा समझेंगे और आयंस के बीच में क्या इंटरैक्शन कैसे होगा। ठीक है, आयन समझ गए, आयनिक बॉन्ड आप समझ गए। आप जरा यहाँ पे आगे कहानी को लेके चलते हैं। और ये क्या है, इट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ब्रैकेट में आप क्या ले सकते हो, इसको एक बारी कॉपी कर लो तो मैं रब कर दूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ब्रैकेट में कूलम फोर्स। कूलम फोर्स रहने दो, बस इतना ही ठीक है। समझ आ गया? बढ़िया। बाकी इसकी फेवरेबल कंडीशंस क्या हैं और इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। और अभी कार्बन के बारे में जब बात करेंगे ना ऑर्गेनिक में, तो और भी ज़्यादा बातें करेंगे। बस इतना ही अभी इसके लिए। कोवलेंट बॉन्ड, ये क्या होता है तो ज़रा समझेंगे। यहाँ पे कैटायन और एनायन मतलब चार्ज फॉर्म में स्पीसीज रहेंगी। समझ पा रहे हो? यहां पे क्या होगा, इट इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हो? इट इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है जरा समझते हैं। ये H, ये दूसरा H। आपको पता होगा हाइड्रोजन, अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको प्रीवियस वीडियोस में सिखाए, तो जिनको नहीं पता जाके रिवाइज कर लो, पढ़ लो उसे। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1। इसका भी 1s1। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है ना कि हर एटम क्या चाहता है आमतौर पे, कि नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वो क्या कर ले, अटेन कर ले, ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, आप समझेंगे यहाँ पे। तो हाइड्रोजन की जो नियरेस्ट नोबल गैस क्या है, हाइड्रोजन की नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम है। समझ आया? तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना, 2। इसका एटॉमिक नंबर कितना, 2। मतलब इनके पास ये हाइड्रोजन क्या चाहेगा कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। कुछ आया समझ में? तो आप जरा देखिए, दोनों H हैं। क्या ये H बोलेगा भाई मेरा इलेक्ट्रॉन तू लेके भाग जा? नहीं, ये भी वैसा नहीं बोलेगा कि भाई जाओ मेरा H तुम लेके चले जाओ, तुम अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लो, आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हमारा नुकसान होगा तो हो जाने दो, लेकिन तुम्हारा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। दोनों H क्या है, सेम है ना। तो अगर एक बोलेगा कि भाई मेरा लेके जाओ, क्यों बोलेगा? अगर मान लो कोई दूसरा कह रहा है भाई अपना इलेक्ट्रॉन आप मुझे दे दो ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं, तो ठीक यही बात दूसरा पहले से बोलेगा, जो बात पहला दूसरे से बोल रहा है। तो फाइनली कोई यहाँ पे किसी की नहीं सुनेगा, कोई नहीं मानेगा कि भाई मैं इसको इलेक्ट्रॉन दे दूं और दूसरा बोले मैं ले लूं। अरे भाई प्रैक्टिकली तो यही होता है ना, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता ना कि दो बराबरी के लोग क्या कर जाएं, ये बोल दे नहीं तू पूरा लेके चला जा भाई और मेरे पास कुछ नहीं बचेगा तो भी मैं खुश। नहीं, आमतौर पे ऐसा आप देखने को नहीं पाते हैं। अच्छा, तो होगा क्या अब यहाँ पे, आपके मन में तो आ गया होगा ना कि अब क्या होगा, दोनों को अपने आउटर शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है, तभी हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन अटेन होगा। तो क्यों ना ये शेयर कर लें। और आप जानते हो ना शेयरिंग में क्या होगा, दोनों का फायदा हो जाएगा। वजह, जैसे आप एक कार से जा रहे हो, एक कार से आप जा रहे हो और जस्ट उसी जगह पे आपके नेबर को भी जाना है जहां आप जा रहे हो, कार में जस्ट आप अकेले जा रहे हो और आपने क्या किया, आमतौर पे 4 लोग की बैठने की जगह तो होती ही है, तो आपने क्या कहा नेबर से, भाई आप भी आ जाओ। आई बात समझ में? तो अब 2 लोग आप जा रहे हो, ध्यान दो, कार आपकी, समझ पा रहे हो,
अब दो लोग आप जा रहे हो, तो आप बताओ आपने क्या कर लिया, उस कार को आपने क्या कर लिया, दो लोगों के साथ, एक खुद और एक उसके साथ क्या कर लिया आपने, शेयर कर लिया। आई बात समझ में? तो शेयरिंग से अब क्या हो गया, दोनों का फायदा हो गया ना। तो वही कहानी यहाँ भी है कि आप मुझे बताओ उस टाइम पे जब दोनों कार के अंदर बैठे हो ना, तो फिर क्या होगा, वो कार दोनों को सेम लेवल का कंफर्ट दे रही होगी ना। आई बात सुनिए, दोनों के लिए क्या होंगे, चीजें सेम होंगी। तो आपने क्या किया, वो कार अब दोनों की बराबर लेवल पे क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। समझ पा रहे हो? तो ये जो टोटल दो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर लो, दोनों आपस में क्या कर लो, शेयर कर लो। तो इसने बोला भाई मेरा इलेक्ट्रॉन तू लेके चला जा भाई अपने, और अपने लिए ड्यूप्लेट कंप्लीट कर ले, और इसने बोला भाई तू मेरा ले ले। तो इसलिए दोनों ने फिर क्या सेटअप क्रिएट किया, एक H और एक H, यहां पे ये एक बॉन्ड बन गया, और ये इस बॉन्ड को बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ध्यान दीजिए, इस बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगे, एक इलेक्ट्रॉन इसने, एक इलेक्ट्रॉन इसने, दो इलेक्ट्रॉन यहां पे लगे, तब ये एक बॉन्ड बना है। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जितना इसका है उतना ही इसका भी है। ये कार अब जितना इस इंसान की है, कम से कम उस राइड के दौरान जितनी इस इंसान की उतनी ही इसकी भी है। समझ पा रहे हो? उस कार को अगर कुछ भी होता है ना, तो नुकसान दोनों का होगा ना, अच्छा है बुरा जो भी होगा, तो उस टाइम पे तो दोनों पे असर बराबर ही पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों कार के अंदर बैठे हुए हैं। समझ आया? तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब इसके भी हैं और इसके भी हैं, तो यहाँ पे क्या हो गई, एक शेयरिंग हो गई। समझ पा रहे हो? बहुत अच्छा। और इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, टू इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इसका एक इसका। और अब आप पाएंगे कि इसका भी, इसके भी आउटर शेल में दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इसके भी, इस वाले एच के भी आउटर शेल में दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो कोवलेंट बॉन्ड आप समझ गए होंगे। चलिए कर लीजिए जल्दी से। बढ़िया, आपने कॉपी कर लिया होगा। अब जरा समझेंगे एक छोटी सी बात और, जो कि बतानी बहुत जरूरी है, और वो जरा समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए मैं समझा रहा हूँ आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ये क्या होता है, जरा समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके सामने आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट बेसिक्स कवर कर रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हम आगे बढ़ जाते हैं और बीच में ये सब बातें आती है ना, तो आपको करेक्ट नहीं कर पाते हो आप, तो इसीलिए पहले ही समझा दे रहा हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। समझ पा रहे हो? अच्छा, ये क्या बात हो गई, जरा समझते हैं। देखो भाई, जैसे अभी हमने बात की दोनों एच के बीच में, तो दोनों एच में तो सेम ही है ना दोनों। तो ये जो बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन है ना, जो यहाँ पे जो दोनों एच के बीच का जो बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन है, तो नेट में कोई यहाँ पे दादागिरी नहीं दिखा पाएगा। समझ पा रहे हो? दादागिरी, भाईगिरी, आपने हिंदी फिल्मों से ये तो सीख ही गए होंगे ना, कम से कम कुछ जाना हो ना जाना हो, ये तो पक्का पता होगा। दादागिरी, भाईगिरी या डॉन बनना, है ना। तो इन सब में क्या कहानी होती है, जरा समझते हैं। कि भाई जैसे एग्जांपल में यहाँ पे आपको देता हूँ एक पहले HCl का, ठीक है ना। ये बॉन्ड कैसे बनता है जरा समझा देता हूँ आपको। देखो H के आउटर शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1s1। और क्लोरीन 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 का एटॉमिक नंबर आप अगर नहीं जानते हो या किसी के लिए दिक्कत है, तो मैं इसको और भी आसान कर देता हूँ, मैं इसको HF बना देता हूँ। HF, फ्लोरीन का तो हर किसी को पता होगा, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 9 होता है। तो एटॉमिक नंबर 9 होगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना भी आपको सिखाया है। सबसे पहले 1s आता है, फिर 2s आता है, फिर 2p आता है ना। 1s में जस्ट 2 भर सकते हो, 2s में 2 भर सकते हो, और बचे 5 किस में भर दो, 2p में। ध्यान दो, जो आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उससे पहले नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियोस में देख लो, ये सब एक्सप्लेन कर रखा है। 2p5।
तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी समझाया है कि इसको आउटर शेल बोलते हैं, और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। समझ पा रहे हो? आई बात? ये सब समझाया जा चुका है, ठीक है। अगर दिक्कत है तो प्रीवियस वीडियोस में जाओ। और F के आउटर शेल में ये 6 हो गए और ये एक 7। आप ध्यान दो, फ्लोरीन का जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो कौन है? नियॉन। और नियॉन के आउटर शेल में कितने होते हैं? ध्यान दो, नियॉन 10 कितने होंगे? 1s2 2s2 2p6 कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब फ्लोरीन चाहता है 8 इलेक्ट्रॉन हो, और हाइड्रोजन की जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो कौन है? हीलियम है। और हीलियम क्या चाहेगी कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब हाइड्रोजन क्या चाहेगा कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए ना। तो इस तरीके से ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन बोल रहा है भाई तुम अपने आउटर शेल में शेयर कर लो, तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। और जैसे हाइड्रोजन की हेल्प हुई तो फ्लोरीन ने क्या बोला, भाई अब मेरी भी हेल्प करो। तो फ्लोरीन ने कहा भाई हाँ ठीक है, और ये फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन का जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये फ्लोरीन के आउटर शेल में काउंट हो रहा है। तो इस तरीके से ये एक बॉन्ड बन गया। और अगेन इस बॉन्ड में ध्यान दो, तो फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस बॉन्ड को भी क्या बोलेंगे? H और F का जो ये बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड। समझ आ गया? अब एक आपको एग्जांपल देता हूं। मुझे उम्मीद है कि ऐसा आपने सुना होगा कि आमतौर पे क्या होता है कि एक कपल होता है, मान लो एक हस्बैंड और एक वाइफ का एग्जांपल लेते हैं। तो देखो, होना तो दोनों को बराबर ही चाहिए ना, है ना, कि दोनों ही क्या है, एक पेयर है। समझ पा रहे हो? तो दोनों ही इक्वल लेवल पे होने चाहिए, कोई कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बट लोगों का ऐसा मानना है, और लोगों को ऐसे कहते हुए आपने पाया होगा ना कि कई बारी क्या होता है, फीमेल डोमिनेट करती है मेल के ऊपर, या मेल डोमिनेट करने की कोशिश करता है फीमेल के ऊपर। मतलब आपने ऐसा सुना होगा या मूवीज में देखा होगा, या आमतौर पे आप ऐसा जानते होंगे कि भाई दोनों में से एक एक कोई ना कोई, दोनों में से एक क्या होता है? डोमिनेटिंग पोजीशन पे होता है, और दूसरा क्या होता है? समझ पा रहे हो? तो पॉइंट यहाँ पे क्या है कि दोनों को बराबरी पे होना चाहिए। अगर आप देखो तो ये जो बॉन्ड बना है H और F के बीच में, दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो ऐसे में दोनों को बराबरी पे होना चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे एक डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। वजह क्या है? क्योंकि दोनों यहाँ पे सेम नहीं है, H और F सेम नहीं है। जो दोनों इंसान है ना, जो एक साथ अब कपल के फॉर्म में रह रहे हैं, दोनों का क्या लगता है आपको 100% माइंडसेट एक जैसा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ पा रहे हो? तो दोनों में कई बारी क्या होगा, चीजें ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेंगी। समझ पा रहे हो? तो उस कंडीशन में कोई एक डोमिनेट करेगा और कोई दूसरा नहीं कर पाएगा ना। तो अब ऐसे में यहां पे जरा बात को समझते हैं कि HF में जो F है, ध्यान दीजिए, ये सब बातें जो आपको एग्जांपल्स दिए जाते हैं आमतौर पर सोसाइटी जैसा मानती है, लोगों को जैसा कहते हुए पाया जाता है ना, उनके बेसिस पे। तो फ्लोरीन की यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज्यादा, जिसकी मैं बात कर रहा था। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर, कौन सा? शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। तो ध्यान दो, ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाए हैं, जिस फॉर्म में बॉन्ड बना है। तो फ्लोरीन ने यहाँ पे क्या कर लिया? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की एबिलिटी, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या है? ज्यादा। इसलिए बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ये अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो फ्लोरीन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। ये डेल्टा जो होता है, डेल्टा सिंबल होता है पार्शियल का। मैं लिख देता हूं, डेल्टा यहाँ पे जो सिंबल है ना, इसको डेल्टा बोलते हैं। समझ पा रहे हो? डेल्टा बोलते हैं, और ये होता है पार्शियल का सिंबल। समझ पा रहे हो? यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। अब आप बोलोगे भाई पार्शियल कैसा? तो पार्शियल इसलिए क्योंकि फ्लोरीन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, गेन नहीं कर लिया। अरे भाई गेन कर लिया होता तो अगर बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन खुद के पास लेके चला गया होता ना, तो फिर तो फ्लोरीन पे कंप्लीट नेगेटिव होता। ये बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड जो भी शेयरिंग दिखा रहा ना, शेयरिंग, वो नहीं रह जाती ना। आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? तो यहां पे फ्लोरीन ने क्या किया? जस्ट अपनी ओर बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया है, जबकि हाइड्रोजन की
तरफ से अट्रैक्ट हो चुका है, मतलब फ्लोरीन की तरफ जा रही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इसलिए फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव है और H पे पार्शियल पॉजिटिव है, और यहाँ पे बॉन्ड क्या है, अभी भी बना हुआ है, बट जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन थे वो डोमिनेशन में किसकी तरफ है, फ्लोरीन की तरफ। समझ पा रहे हो? अगर किसी को डाउट है तो आप ऐसा समझ लो कि कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि भाई कोई एक लीडर होता है, कोई एक लीडर होता है और वो क्या करता है, वो एक लीडर और भी उभर रहा होता है, तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, और उसमें से हम क्या करते हैं, एक लीडर मैक्सिमम पार्टी वर्कर्स को क्या कर लेता है, अपनी ओर ले आता है, और फाइनली वो इंसान क्या होता है, वो पूरी पार्टी को लीड करने लग जाता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरे को उस पार्टी से बाहर तो नहीं फेंक देते, लेकिन दूसरे को क्या करते हैं, वीक कर देते हैं, तो उसकी बात कोई नहीं सुनता ना, बट वो पार्टी में तो अब भी होता है ना, पार्टी के साथ तो अब भी काम कर रहा होता है, बट उस पोजीशन पे नहीं होता है जिस पोजीशन में होना चाहिए उसको। तो वही कहानी यहाँ भी है कि बॉन्ड उसका बना रहेगा, बट अब दो बराबरी वाले लोग थे, उसमें से एक बोल देगा कि भाई मैं स्ट्रांग क्योंकि मेरी तरफ ज्यादा लोग आ गए, मेरी तरफ ज्यादा लोग आ गए, इसलिए मैं स्ट्रांग, आप वीक, लेकिन रहेंगे दोनों कहां, एक ही पार्टी में एक ही साथ काम करेंगे। समझ आए? तो बॉन्ड यहां पे ब्रेक नहीं होगा। कहानी क्लियर हो गई होगी, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे इसको। बढ़िया। अब अगले फैक्टर पे जरा चलते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आप समझ गए। नेक्स्ट एक छोटी सी कहानी और इसकी समझा देता हूं, लेकिन उसको समझाने के लिए आपको और भी बहुत कुछ बताना पड़ेगा, तो वो टाइम के साथ बता दूंगा, अब इसको नोट कर लो बस। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स हो गए। नेक्स्ट कहानी जो रहने वाली है वो है एग्जाम्पल के तौर पे, अब हम बात करेंगे थोड़ी सी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ये क्या रहने वाला है ना, समझते हैं। हेडिंग डाल दीजिए, हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान दीजिए, अभी हम जो बात करने जा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन एक बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अभी हम जो बात करेंगे इनिशियल लेवल में बात करेंगे, और किसकी बात करेंगे, ऑफ कार्बन इन डिफरेंट सेटअप, इन डिफरेंट सेटअप। हम जो भी बात करने वाले प्राइमरीली किस पे फोकस करेंगे, हम ध्यान दीजिएगा, कार्बन पे। अच्छा, तो अब जरा देखिए, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूं, CH4 CH2 CH2 और HC ट्रिपल बॉन्ड CH। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये सब चीजें आप देख चुके होंगे। आई बात, CH4 इसको मीथेन बोलते हैं, छोटी क्लासेस में आपने सीखा होगा। इसको इथीन बोलते हैं, इसको इथाइन बोलते हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन, है ना, थोड़ा बहुत आपने देखा होगा। ठीक है, तो अब जरा समझते हैं। अगर ध्यान से आप देखें ना, तो कार्बन ये H, ठीक है ना, ये H, ये H, यहां पे भी अगर आप देखोगे तो ये H, ये H, ये H, यहां पे देखोगे ये H। हर बार अगर आप देखो तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 4। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, ध्यान दो, 2 इधर, एक इधर, एक इधर, 4। इस कार्बन ने कितने बनाए, 3 इधर, एक इधर, 4। आया समझ में? मतलब हर बार जो कार्बन है, ये भी देख लो 4, ये भी देख लो 4, हर कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4, 4 बॉन्ड्स हर कार्बन। ठीक, पहले इसको कॉपी कर लो पॉज करके, तब अगली बात बताता हूं जरा। ठीक है, आप जरा देखो, आपको मैंने पहले ही कार्बन का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन, ये सब समझा चुका हूं, जिनको नहीं पता जाके देख लो। तो कार्बन जो एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। ठीक, अगर आप ध्यान से देखें तो आउटर शेल हुई ये सेकंड वाली, तो यहां पे कितने, ये अगर इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे ये ऐसा,
ये पहले सिंगली फिल करते हो, बचेगा तो पेयरिंग करो, ये सब बता चुका हूँ। इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं इसको? ग्राउंड स्टेट। मतलब नॉर्मल कंडीशन में जैसा होना चाहिए ना, सब कुछ वैसा ही है। ठीक, अब हम बात करेंगे एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट यहां पे क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। ये 2s और ये 2p आपको बता रखा है कि 2s की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, 2p की एनर्जी ज्यादा होगी। प्रीवियस वीडियो में सब कुछ है। 2s की एनर्जी कम, 2p की एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2s का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइट होके कहां पहुंचेगा, 2p पे। तो एक्साइटेशन का मतलब क्या, आप हाईली एक्साइटेड हो, मतलब आपकी एनर्जी क्या होगी, बहुत ही ज्यादा। तो एक्साइटेड का मतलब क्या है कि एनर्जी बढ़ा दी, एनर्जी सप्लाई की, या एनर्जी मिल गई, या एनर्जी गेन करी, ताकि ये इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाए, हायर एनर्जी लेवल पे। देखो ये इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया, यहां पे खाली जगह थी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके यहां पहुंच गया। फायदा क्या इससे, देखो जरा आपके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, थोड़ी क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन में और भी आपको समझाया जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको इनिशियल लेवल पे आपकी क्लियरिटी ज्यादा रहेगी, इसलिए कुछ बातें मैं आपको अभी नहीं भी बता रहा हूँ, और उतना ही बता रहा हूँ जितना आप आसानी से समझ जाओ। ठीक है ना, बाकी हाइब्रिडाइजेशन डिटेल केमिकल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 अनपेयर्ड क्रिएट हो जाएंगे। तो अब मैं इस तरीके में आपको ज्यादा अच्छे से समझा सकता हूं कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन जब इसके पास आ गए ना, तो कार्बन क्या करेगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये पेयर करेगा। कैसे पेयर करेगा, जरा देखिएगा यहाँ पे। जो CH4 का मैंने एग्जांपल लिया ना, CH4 का मैंने एग्जांपल लिया, तो ध्यान से देखिएगा, कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन थे ना, जो 4 इलेक्ट्रॉन थे, वो हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ, हाइड्रोजन वाला क्रॉस से मैं दिखा रहा हूँ, हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ, क्रॉस के साथ दिखा रहा हूँ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के देखो, ये अपना एक इसके साथ शेयर किया, एक इसके साथ शेयर किया, एक इसके साथ शेयर किया। देखो सारे H का क्या कंप्लीट करा दिया, ड्यूप्लेट कंप्लीट करा दिया, सबके H के आउटर शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन ला दिए। अब यहाँ पे जरा देखो, तो सारे H ने भी कहा कि भाई ऐसा करो, आप मेरा एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो और क्या कंप्लीट कर लो, अपना ऑक्टेट। क्या कंप्लीट कर लो, अपना ऑक्टेट। आप जरा ध्यान से देखो, ये एक हाइड्रोजन और एक कार्बन का, कार्बन का, हाइड्रोजन का, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। तो टोटल आप अगर आप ध्यान से देखो, तो कार्बन के अपने 4 थे और 4 हाइड्रोजन के साथ उसने क्या कर लिए, शेयर कर लिए, और क्या कंप्लीट कर लिया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। कुछ आया समझ में, ध्यान से समझ में आया। तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड थे, तो 4 अनपेयर्ड के साथ जो हाइड्रोजन के 4 अनपेयर्ड थे, 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन थे ना, उन्होंने पेयरिंग करके ऑर्बिटल को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और इससे इनके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के, वो हो गए, आप बोलोगे 8। तो 2 अंदर वाले में और 8 अब यहां हो जाएंगे, 4 अपने और 4 H के, 8। तो 10 हो जाएंगे टोटल कार्बन के आउटर शेल में, यानी कि हीलियम की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। समझ आए? तो अभी इतना करो, तब और थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पॉज कर लो, बना लो इसको, बताता हूँ। नेक्स्ट एक बात समझना, देखो अगर आप एक कॉमन सेंस लगाओ ना, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि जो कार्बन ने अभी 4 बॉन्ड बनाए ना, छोटू सा मैं बना लेता हूं, जो कार्बन ने अभी 4 बॉन्ड बनाए ना हाइड्रोजन के साथ, ये H है, ठीक है ना, थोड़ा साफ सुथरा बना देता हूं, H है। तो आप देखोगे ना कि हर बार हाइड्रोजन के पास क्या है, 1s1। कौन सी सबशेल है, S सबशेल। कौन सी सबशेल है, S सबशेल। लेकिन कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है ना, ध्यान दो, कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे हैं, तो आप कहोगे भाई ये तो 2s में है, ये 2p में है, ये 2s में, ये 2p में। मतलब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, चारों अनपेयर्ड हैं एक्साइटेड स्टेट में, आपको मैंने दिखा रखा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वो चारों ही इलेक्ट्रॉन 2 अलग सबशेल्स के पास है। ये 3 जो है वो p सबशेल के पास है, और ये एक s जो है किसके पास है, ये s सबशेल के पास है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम सोचेंगे ना एक छोटे बच्चे की तरह, तो क्या पाएंगे कि भाई S सबशेल, जैसे ये एक बॉन्ड मान लो किससे बना है, कार्बन के S से और हाइड्रोजन के S से। सपोज क्या, ये S और ये S इसका,
सपोज, ठीक है ना, हमने ऐसा सपोज किया है। यह हाइड्रोजन का कौन सा है 2s, और ये हाइड्रोजन सॉरी कार्बन का 2s और हाइड्रोजन का 1s। ये वाला किससे होगा, जो कार्बन के 3 है ना, एक 2p ले लो, और ये तीनों किससे बन गए 2p, यहां पे ये मान लो इसका 2p और इसका s, ठीक है। ये बॉन्ड कैसे बना है, इसके 2p वाले इलेक्ट्रॉन और इसका तो 1s ही रहेगा। ये वाला बॉन्ड कैसे बना है, इसका 2p और इसका 1s। समझ आया, जरा ध्यान से देखिएगा। तो आप ये पाएंगे कि जो ये रेड वाला जो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया ना आपको, जो वो वाला बॉन्ड है ना, वो किससे बन रहा है 2s और 1s से, बाकी सब 2p और 1s से बन रहा है। तो आपको नहीं लगता कि अगर डिफरेंट सबशेल्स, अलग अलग सबशेल्स होंगे ना, तो आपको इतना तो आइडिया होगा ना कि हर एक सबशेल के ऑर्बिटल्स का शेप अलग अलग होता है, पता है ना? नहीं पता तो लिख लो, छोटी सी बात। एस सबशेल का जो शेप होता है ना, एस सबशेल के ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो कैसा होगा, स्फेरिकल। कैसा होगा, स्फेरिकल। और पी के ऑर्बिटल का जो शेप होगा ये होता है डम्बल, डम्बल शेप, ठीक है ना। और डी के ऑर्बिटल्स का जो शेप होगा वो होगा डबल डम्बल, डबल डम्बल शेप। समझ पा रहे हो? आपको क्या लगेगा, अगर अलग अलग ऑर्बिटल्स है ना, उनका शेप अगर अलग अलग है, समझ पा रहे हो आप? ऐसे समझो, शेप को आप ऐसे समझ लो कि अलग अलग इंसान है तो उनके सोचने का तरीका अलग अलग होगा, सोचने का तरीका अलग अलग होगा ना। जैसे आप कुछ लोग बोलते हैं ना कि धोनी बहुत अच्छे कैप्टन थे, कुछ लोग का मानना है नहीं विराट कोहली बहुत एग्रेसिव कैप्टन थे, बहुत जबरदस्त तरीके से क्रिकेट टीम को क्या लेके गए, आगे लेके गए। तो फिर अगले कुछ लोग का क्या मानना था कि नहीं अभी रोहित को कैप्टनसी दे दो, ज़्यादा अच्छा होगा, आईपीएल टाइटल्स उसे क्या है बहुत सारे उसने जीत रखे हैं ना। विराट के टाइम पे हमने क्या किया, कोई हमने आईसीसी के टूर्नामेंट खासतौर पे वर्ल्ड कप्स नहीं जीते। समझ आ रहा है क्यों भाई? अगर आप देखो तो पहले भी विराट टीम में थे, अब भी टीम में है। पहले भी रोहित टीम में थे, अब भी रोहित टीम में है। क्यों हटा दिया? इसलिए हटा दिया क्योंकि जो लीडर है ना उसका माइंडसेट इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है उसका माइंडसेट? हम बोल रहे कि लीडर जब बदलेगा तो फिर टीम का माइंडसेट बदलेगा, क्योंकि लीडर का माइंडसेट टीम क्या करती है, फॉलो करती है ना, कैप्टन का माइंडसेट। तो ध्यान दो, अगर अलग अलग इंसान होंगे तो उनके सोचने का तरीका अलग अलग होगा, तो उनकी जो बॉन्डिंग होगी ना, तो चीजें जो चीजों से जुड़ने की जो एबिलिटी होगी वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी। बॉन्डिंग का जो एबिलिटी, बॉन्डिंग का जो तरीका, जो बॉन्ड बनेगा इनफैक्ट वो क्या बनेगा, थोड़ा अलग तरीके से बनेगा, थोड़ा डिफरेंट होगा। कुछ आया समझ में? तो वही बात मैं स्टैब्लिश करना चाहता हूं कि अगर 2s और 1s के साथ, 1s हर बार हाइड्रोजन के पास तो 1s वाला ही इलेक्ट्रॉन है, उसी में सब s सबशेल के ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कार्बन के में देखोगे तो 2s 2p हो रहा ना। तो क्या लगता है इस बॉन्ड की लेंथ और इस बॉन्ड की लेंथ, या ये वाला बॉन्ड और बाकी तीनों बॉन्ड क्या सेम होने चाहिए थे, सेम लेंथ की? लेंथ बोले तो क्या होता है, देखो ना, स्टिक अगर सेम लेंथ की होगी तो तोड़ने में मुश्किल भी क्या होगी, सेम होगी ना। और अगर उसकी लेंथ छोटी बड़ी कर दोगे ना तो तोड़ने में मुश्किल क्या हो जाएगी, अलग ज़्यादा कम हो जाएगी ना। समझ पा रहे हो? तो मतलब क्या है कि बॉन्ड जितना अच्छे से बनेगा उतना बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। क्या होगा, उतना स्ट्रांग होगा। और तोड़ने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी ना। समझ पा रहे हो? मतलब क्या होना क्या चाहिए था कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स अगर बनेंगे तो उनको तोड़ने में एनर्जी भी क्या लगेगी, अलग अलग लगेगी। उनकी जो लेंथ होगी, समझ पा रहे हो, जो दूरियां होंगी वो क्या होंगी, अलग अलग होंगी। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं? तो यहां पे लगना क्या चाहिए, ऐसा आपको होना क्या चाहिए था कि जब 2s और 1s का हो और 2p और 1s का हो तो अलग अलग ऑर्बिटल्स का कार्बन यूज कर रहा है बॉन्डिंग के लिए, अलग अलग सबशेल्स के ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन का यूज कर रहा है कार्बन बॉन्डिंग के लिए। तो ध्यान दो, उनकी बॉन्ड लेंथ और उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, इस जो बॉन्ड की ये जो लेंथ है ना
और जो इस बॉन्ड को तोड़ने में लगने वाली एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, अलग अलग। क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए थी। बट जब एक्सपेरिमेंट हमने किया, जब हमने इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमने देखा इस स्ट्रक्चर को और एनालाइज किया, तो हमने क्या पाया कि ना भाई ऐसा कुछ ना है, ऐसा कुछ ना है। ये सारे कार्बन हाइड्रोजन की जो लेंथ है, सारे कार्बन हाइड्रोजन की जो स्ट्रेंथ है जो बॉन्ड की, बहुत इंपॉर्टेंट, रिपीट कर रहा हूं, सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के जो लेंथ है, सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की चारों चारों जो स्ट्रेंथ है वो सेम है। क्या है वो, सेम। अरे भाई ये क्या किया, अब आप तुरंत क्या हो जाओगे, हैरान कि ये क्या किया, सेम, वाकई क्यों सेम है। अब यहां से कॉन्सेप्ट आया हाइब्रिडाइजेशन का। किसका कॉन्सेप्ट आया, हाइब्रिडाइजेशन का, कि सेम है तो क्यों सेम है, ऐसा क्यों हो गया। तो अब हम हाइब्रिडाइजेशन पे जरा बात करते हैं। वजह यह है क्योंकि ये जो ऑर्बिटल हैं ये प्योर फॉर्म में काम नहीं कर रहे। कैसे हैं ये, हाइब्रिडाइज्ड। कैसे हैं ये, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। समझ पा रहे हो, ये तभी पॉसिबल है जब ये चारों आपस में क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। क्या हो जाए, अदरवाइज तो एनर्जी अलग अलग होनी चाहिए थी, बट एनर्जी अलग अलग नहीं है। तो नहीं होने के पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि ये चारों ऑर्बिटल्स आपस में क्या हो गए, मिक्स। आप जरा ध्यान दो, मान लो ये 1 लीटर रेड है, 1 लीटर ये क्या है, वाइट है। रेड और वाइट दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने के बाद ये जो हमारा अब जो सॉल्यूशन बनेगा किसका, कितने लीटर का बनेगा, 1 लीटर ये 1 लीटर ये, 2 लीटर का बनेगा ना। तो 2 लीटर सॉल्यूशन बनेगा, मतलब जितने प्योर ऑर्बिटल थे उतने ही हाइब्रिडाइज बनेंगे। जितने प्योर हमने कलर ले रखे थे ना, रेड और वाइट, उतना ही हमारा क्या बनेगा, ये जो सॉल्यूशन मिक्सचर है दोनों का वो उतना ही बनेगा। यानी कितने लीटर का बनेगा, 2 लीटर का बनेगा। समझ आया। लेकिन इसका कलर कैसा होगा, क्या रेड जैसा होगा या वाइट जैसा होगा। तो आप बोलोगे नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रेड और वाइट की प्रॉपर मिक्सिंग के बाद आप क्या बना लोगे, पिंक। क्या बना लोगे, पिंक। मतलब रेड और वाइट की मिक्सिंग के बाद ये जो बना है ये कुछ अलग बना है, दोनों से कुछ अलग है ना। ये रेड जैसा है ना ये वाइट जैसा, ये कुछ अलग है, और इसे आप बोलोगे पिंक। लेकिन ध्यान दो, अभी जो पूरा जो 2 लीटर का जो पिंक है, क्या लगता है इसका, इसमें तो हर एक का, चाहे आप पिंक में से चाहे आप 1 ml ऊपर से निकालो चाहे नीचे से एकदम से निकाल लो, लेकिन इस सॉल्यूशन में 1 ml जब भी आप निकालोगे तो उसका कलर क्या आएगा, सेम आएगा। कलर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये मैं रिलेट किससे कह रहा हूं, ये रेड और वाइट ये प्योर ऑर्बिटल्स है। क्या है ये, प्योर ऑर्बिटल्स। जैसे यहां पे 2s और 2p, एस सबशेल का ये प्योर s है, और ये p का, ये तीनों प्योर p है। तो ये रेड और वाइट जैसे ये क्या है, ये प्योर ऑर्बिटल्स है, और इनको हमने मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने के बाद हमारे पास क्या बनेंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और ध्यान रहे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की क्या होगी, जो कलर अभी हम बोल रहे थे ना सॉल्यूशन का, वो कलर और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की एनर्जी सब क्या होगी, सेम होगी। रिलेट कर रहा हूं मैं उसको, समझ आ रहा, मैं दिखा रहा हूं जरा। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये जो S और P है ये चारों क्या हो जाएंगे, हाइब्रिडाइज। क्यों हाइब्रिडाइज होंगे, ध्यान दीजिए। हाइब्रिडेशन कैसे आ गया, क्योंकि चारों की जब लेंथ सेम नहीं है तो जाहिर सी बात है चारों क्या हो गए, इंटरमिक्स हुए। और इंटरमिक्स होने के बाद क्या बनेगा, चार। ध्यान दो, अभी 1 लीटर रेड 1 लीटर ऑरेंज जब हमने लिया, सॉरी 1 लीटर रेड 1 लीटर व्हाइट लिया था, तो जो पिंक का जो हमारे पास सॉल्यूशन बना था कितने लीटर का बना था, 2 लीटर का। तो ऐसे में जब S का 1 और P का 3 लोग है तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 4। समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। ध्यान दीजिए, ये जो चारों ऑर्बिटल बने हैं, जब आप मिक्सिंग करोगे ना, जो चारों ऑर्बिटल की जब मिक्सिंग करोगे तो क्या लगता है, हर एक ऑर्बिटल के पास अगर S का फ्रैक्शन 1 जाएगा तो P का फ्रैक्शन कितना जाएगा, 3 जाएगा। मतलब हर एक ऑर्बिटल में S और P क्या आ जाएंगे, बराबर बराबर अमाउंट में जाएंगे ना। पूरे सॉल्यूशन अभी आपको मैंने दिखाया, जो 2 लीटर का जो पिंक सॉल्यूशन था उसमें चाहे ऊपर से 1 लीटर निकालो, चाहे नीचे से सॉरी ऊपर से चाहे 1 ml निकालो, चाहे नीचे से 1 ml निकालो, दोनों में क्या होना पड़ेगा,
रेड और वाइट का जो रेशियो है वो तो सेम रहेगा ना। तो वैसे भले ये 4 ऑर्बिटल बनेंगे, क्यों 4 बनेंगे, क्योंकि हमने 4 प्योर ऑर्बिटल्स लिए, लेकिन हर किसी में s और p का जो रेशियो जाएगा वो तो सेम ही जाएगा ना। तो वैसे हर एक का नाम क्या होगा, एक s का 3p, एक s का और 3p के ऑर्बिटल्स है ना, तो इसका नाम sp3, इसका भी नाम sp3, इसका भी नाम sp3, इसका भी नाम sp3। कुछ आया समझ में? यानी कि ये कौन से ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिडाइज। तो अब ध्यान दो, जो पहले हमने सोचा था कि ये 2s और 2p, मतलब दो अलग टाइप के ऑर्बिटल्स का यूज करेगा कार्बन बॉन्डिंग के लिए, तो ऐसे में चारों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ सेम नहीं होनी चाहिए थी, कम से कम 3 एक जैसे हों। और चौथा ये 2s वाला, ये अलग टाइप से इसकी लेंथ और इसकी स्ट्रेंथ हो। बट हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने जब उसको एनालाइज किया माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो हमने देखा सबकी चारों ही बॉन्ड की लेंथ और स्ट्रेंथ सेम है। तो हमने क्या पाया कि भाई ये अलग अलग ऑर्बिटल्स कार्बन नहीं यूज कर रहा। कौन से ऑर्बिटल्स यूज कर रहा है, चारों ही ऑर्बिटल जो कार्बन बॉन्डिंग के लिए यूज कर रहा है वो कौन से वाले हैं, हाइब्रिडाइज, चारों एक जैसे हैं। और फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका आया, हाइब्रिडाइजेशन का। किसका कॉन्सेप्ट आया, हाइब्रिडाइजेशन का। और चारों ही ऑर्बिटल हमने एक s का और 3p के ऑर्बिटल हमने यूज किए, तो 4 प्योर यूज किए, तो 4 ही हाइब्रिडाइज बनेंगे। जितने प्योर ऑर्बिटल आप मिक्सिंग में यूज करोगे उतने ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, और सब में ही जो रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा। तो रेशियो s और p का 1:3 है, इसीलिए एक s का तो 3p का, एक s का 3p का, सब में जो रेशियो वो सेम है। जितने प्योर उतने हाइब्रिडाइज। समझ आया? तो ये 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यूज किया, तो चारों अब सेम टाइप के आप ऑर्बिटल्स का यूज कर रहे हो। तो फाइनली हाइड्रोजन के तो पहले से ही सेम थे, तो अब कार्बन के भी चारों अगर सेम होंगे तो तब उनकी लेंथ क्या आएगी, स्ट्रेंथ क्या आएगी, बॉन्ड की सेम आएगी। अब चारों लोग जो कार्बन के बॉन्डिंग करने में इस्तेमाल हो रहे हैं एक ही माइंडसेट के, कैप्टन वाली बात, एक ही माइंडसेट के, तो अब चारों का डिसीजन क्या होगा, एक ही जैसा। चारों का किसी एक पॉइंट पे व्यू क्या होगा, एक ही जैसा। तो फिर अब बॉन्ड की लेंथ स्ट्रेंथ क्या आएगी, सेम। समझ आया हाइब्रिडाइजेशन कुछ थोड़ा बहुत? बढ़िया, कॉपी कर लो इसे, तब अगला समझाता हूँ। ठीक है, आपने पॉज करके कर लिया होगा, मैं आगे चलता हूँ इससे। जरा समझते हैं। अब यहाँ हम चारों ऑर्बिटल्स को क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है ना, चारों ऑर्बिटल्स को क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ऐसा करो, एक बात लिख लो जरा, ये वाली बात जो अभी मैं कह रहा था ना, ये वाला स्ट्रक्चर जो यहाँ बना रखा था ना, आपने बना तो रखा ही होगा, तो उसका रेफरेंस लेते हुए एक बात लिखो, या चलो मैं लिखा देता हूं, अर्लियर we thought that all the earlier we thought that carbon hydrogen bond, all carbon hydrogen bond in methane are not equal, because carbon use to different types of orbital from, बस फ्रॉम छोड़ो, फ्रॉम कर दो, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल, दैट इज करके लिख लो, दैट इज 2s and 2p। ठीक है ना? इक्वल के ब्रैकेट पे थोड़ी सी जगह होगी, तो इक्वल इन लेंथ कर लेना, थोड़ा सा इक्वल इन लेंथ, बिकॉज कार्बन यूज
टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल, दैट इज 2s एंड 2p, ठीक है, बट इट इज नॉट ट्रू, but it is not true, but it is not true. Why? अभी आपको बताया, ऊपर लिख दे रहा हूँ, ऊपर लिख दे रहा हूँ, ध्यान से, but it is not true. ऊपर अब लिख रहा हूँ because carbon uses sp3 hybridized orbital for the bonding with 1s orbital of hydrogen in methane, ठीक है ना। तो ब्रैकेट पे लिख लो, यहाँ पे ओवरलैपिंग कैसे हुई, कार्बन का अगर होगा sp3 तो हाइड्रोजन का क्या होगा 1s, ठीक है ना। ये चार, आप ये कार्बन के कितने ऑर्बिटल होंगे, कार्बन के पास 4 sp3 होंगे, और हाइड्रोजन से 4 हाइड्रोजन से क्या आएंगे, 4 हाइड्रोजन से क्या आएंगे 1s, हाइड्रोजन तो 1s ही देता है ना भाई, तो ये समझ पा रहे हो, 4 बॉन्ड बन जाएंगे। कहाँ निकलेगा, ध्यान दो, चार ऑर्बिटल है sp3 के, एक ही sp3 से 4 OH नहीं कनेक्टेड है, समझ आया, नोट कर लो इसे, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं, हटाते हैं इसे अब, ठीक है। अब जरा समझते हैं अगली कहानी को, और वो क्या रहने वाली है, नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास आएगा, और वो है हाइब्रिडेशन है क्या, तो एक बार लिख लीजिए। देखो ध्यान से, जब आपने क्या किया, 2s और 2p के एनर्जी क्या थी, ध्यान दो, समझा रखा है n+l रूल से, एनर्जी क्या है, अलग अलग है, तो 2s और 2p की एनर्जी अलग अलग होगी, तो हमने क्या किया, डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स का यूज किया, उनको इंटरमिक्स किया, और जो sp3 वाले ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी क्या है, ध्यान दो, कलर से रिलेट किया था, जैसे कलर वहाँ सेम होगा वैसे यहाँ एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, तो हमने क्या किया, नोट कर लो, इंटरमिक्सिंग ऑफ सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स to form orbitals of same energy, समझ पा रहे हो, जैसे हमने क्या किया, ध्यान दो, यहाँ पे 2s का एक और 2p के कितने, 3 मिक्स किया, तो हमने क्या बनाया हमने sp3 कितने sp3 बनाए, ध्यान दो, 1 और 3, तो यहाँ पे कितने sp3 बनाए, 4, ध्यान दो, sp3 मतलब कोई एक ही ऑर्बिटल में, ये रेशियो बता रहा हूं, s और p का क्या रहने वाला, तो कितने ऑर्बिटल बनाए मैंने, 4, और ध्यान दीजिए, ये sp3 की जो एनर्जी है वो क्या है, सेम, यहाँ पे 2s और 2p की एनर्जी क्या है, 2p की एनर्जी ज्यादा है, कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना, बट अब sp3 की एनर्जी क्या होगी, सेम, सारे sp3 की एनर्जी क्या होगी, सेम, क्योंकि अब तो वो कोई डिफरेंस ही नहीं है, सब तो सेम ही है, समझ पा रहे हो, ध्यान दो, इसका जो शेप है sp3 के, तो सबके जो शेप है वो क्या होगा, शेप सेम। इससे पहले आपको समझा रखा है मैंने, s का जो स्फेरिकल होता है, p का डंबल होता है ना ऑर्बिटल्स का शेप, लेकिन यहां सबका शेप भी क्या हो जाएगा, एक जैसा, तो आपको पता है ना कि आपस के डिफरेंसेस अगर मिटेंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी,
समझ पा रहे हो? आपस में कई बारी हमारे आसपास जो रहते हैं लोग या हम आपस में कई बारी क्या होता है, कुछ वजहों से डिफरेंसेस पैदा होते हैं। तो अंतर अगर पैदा होगा तो लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे कम? ज़्यादा होंगे। कई सारे मुद्दों पे आपने सुना होगा ना कि क्या किया था, भड़काया जाता है ताकि उस मुद्दों पे दो गुट या दो टाइप के लोग या दो टाइप की सोच रखने वाले लोग कई बारी क्या करते हैं, आपस में लड़ जाते हैं, जिसको आप क्या नाम देते हैं, दंगे का नाम देते हैं ना। तो अगर डिफरेंसेस जितने बढ़ते जाएंगे उतनी दूरियां बढ़ती जाएंगी और उतनी लड़ाई होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे और उतनी सोसाइटी में दंगे क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो उतनी सोसाइटी क्या होगी, स्टेबल या अनस्टेबल? बिल्कुल आप बोलोगे सोसाइटी उतनी क्या होगी, लेस स्टेबल, यानी कि अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। और आप सोसाइटी को क्या चाहते हो, सोसाइटी में कई सारे लोग हैं ना, तो सब कैसे रहें, मिलजुल के और स्टेबिलिटी के साथ रहें। तो फिर क्या होना चाहिए, डिफरेंसेस घटाओ, स्टेबिलिटी बढ़ाओ। समझ आया? तो वैसे आपने यहाँ पे किया कि डिफरेंसेस को क्या किया, आपने डिफरेंसेस को क्या किया, घटाया। यहाँ पे एस और पी की डिफरेंट एनर्जी थी, डिफरेंट शेप था, उसको आपने क्या किया, सेम एनर्जी और सेम शेप पे लेके आया। ये एनर्जी मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, सेम एनर्जी और सेम शेप पे लेके आए। तो अब जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे ये प्योर ऑर्बिटल से क्या करेंगे, ज़्यादा इफेक्टिव बॉन्डिंग करेंगे, ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे, ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे। समझ आया? तो यहाँ पे एक बात और लिख लो, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल form more effective bond than मैं यहाँ पे इसको हटा दूं, than pure orbitals। नोट कर लो इसको, फिर एक दो बातें और लिखा दूं। बढ़िया। number of intermixed pure orbital is equal to number of hybridized orbital। नंबर ऑफ, जैसे आपको अभी बताया ना, 1s3p का आपने लिया तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने बने, 4। समझ आया? बस ठीक है, इतना आप कर लो। और एक बात और लिख लो, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। आपने दो टाइप के बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा होगा ना, कि जो कोवलेंट बॉन्ड बनता भी है ना, इसको दो और सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड के फॉर्म में, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बात लिख लीजिए, एक होता है सिग्मा और दूसरा होता है पाई। तो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, देन पाई बॉन्ड। पाई का सिंबल आप जानते होंगे, देन पाई बॉन्ड। क्यों स्ट्रॉन्गर होता है, ध्यान दीजिएगा। तो सिग्मा जो बॉन्ड बनाता है ना, वो अपना हेड टू हेड ओवरलैपिंग करता है। कैसा करता है, ये देखो, ये समझ पा रहे हो, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। अब ये क्या आ गया, ओवरलैपिंग कहाँ से आ गया, समझा देता हूँ, अभी समझा देता हूँ। बस अभी थोड़ा सा की पॉइंट ये जान लो कि आपके जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स होंगे ना, जो आपके बहुत करीबी लोग होंगे, उनसे आप कैसे मिलते हो, अगर मान लो हक करते भी हो तो कैसे करते हो, फ्रंट से हक करोगे। कैसे करोगे, फ्रंट से। समझ पा रहे हो? और अगर कोई आपका बहुत कैजुअल इंसान है या बहुत ही थोड़ा सा रिलेटिवली वीकर बॉन्ड है, ज़्यादा अच्छे से आपका अट्रैक्शन नहीं है, तो आप उसको अगर मान लो हक करना भी पड़ेगा तो कैसे करोगे, साइड से। कैसे हक करोगे, जस्ट साइड से आप क्या करोगे, साइड से ऐसे हक करते हो। समझ आया नहीं है?
तो साइड वाला, अगर साइड से आप किसी को हक कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, आपका बॉन्ड कैसा है उसके साथ, वीक। कैसा बॉन्ड है, रिलेटिवली वीकर है। और सामने से अगर आप किसी को हक कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, आपका बॉन्ड रिलेटिवली उसके साथ क्या, स्ट्रॉन्गर है, आपकी ट्यूनिंग उसके साथ क्या है, रिलेटिवली अच्छी है। आया समझ में, नहीं आया? तो ये जो ओवरलैपिंग होती है सिग्मा बॉन्ड, ये कैसी होती है, फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग। जो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं ना ताकि बॉन्ड बन जाए, वो कैसे होती है, यहां पे हेड टू हेड। समझ पा रहे हो, ओवरलैपिंग। लेकिन पाई बॉन्ड कैसा बनता है, साइड बाय साइड। यहां पे कैसी ओवरलैपिंग होती है, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। नोट कर लो, कॉपी कर लो इतना, तब और बातें बताता हूं। चलो अच्छा, पॉज करके कर लिया होगा आपने, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगले एग्जाम्पल की तरफ अगर हम चले ना, तो वो रहने वाला है ये H H C H H। जैसे हम बात अभी कर रहे थे ना इथीन की, अगर आपको याद हो ना, इथीन, ये इथीन, ठीक है ना, अभी स्ट्रक्चर बनाया था। तो अभी ये वाला बॉन्ड मैंने नहीं बनाया, ठीक है ना। अच्छा ध्यान दो, यही पाई नहीं, ये भी पाई हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक पाई आप बोल दोगे, ठीक है ना। तो अभी मैंने जो बॉन्ड बनाया वो कौन से बॉन्ड है, ये सारे सिग्मा बॉन्ड है। कैसे बॉन्ड है ये, सिग्मा सिग्मा। ये सारे कौन से बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। और जो ये एक मल्टीपल वाला बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। अगर यहां पे मैं दिखाऊं तो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। ध्यान दो, अब ऊपर वाले को भी सिग्मा बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस दोनों में से एक सिग्मा बोलोगे, एक पाई बोलोगे, ठीक है। समझ आया, बहुत बढ़िया। आप जरा समझेंगे, अगर आपको प्रीवियस एग्जांपल में दूं मीथेन वाला, तो मीथेन में आपको पता होगा अच्छे से कि आपने क्या किया, ये सारे ही बॉन्ड कैसे बन रहे हैं, सारे ही बॉन्ड में कार्बन यूज कर रहा है sp3 और हाइड्रोजन यूज कर रहा है 1s। समझ पा रहे हो। तो यहां पे लिख लो, इन CH4 all CH bond having same bond length, bond strength and all CH bond is formed by कौन से ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग आप कर रहे हो, formed by sp3s overlapping, s overlapping of orbitals। समझ आया, sp3 किसका होगा, कार्बन का, और s किसका होगा, हाइड्रोजन का। नोट कर लो इसे। लेकिन अब यहां पे क्या होगा जरा समझो, आपको अभी बताया कि पाई बॉन्ड जो बनता है वो नहीं बनता है, किससे नहीं बनता है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से नहीं बनता है, क्योंकि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑलवेज सिग्मा बनाते हैं। अच्छा ठीक है, अब जरा देखते हैं क्या रहने वाला है। कार्बन के पास जो हाइब्रिडाइज, अभी आपने आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2 2s2 2p2, तो एक्साइटेड स्टेट में सीधा बनाता हूं, ES बोले तो एक्साइटेड स्टेट समझा चुका हूं, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो यहां पे देखो एक 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 एक, समझ आ गया। देखो ध्यान से, इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, 1 2 3। इसने भी कितने बनाए, 1 2 3। ध्यान दो, एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 एटम रिक्वायर्ड होते हैं ना। तो ये सिग्मा आप ये भी बोलोगे कि इस कार्बन का है, ये सिग्मा आप ये भी बोलोगे कि इस कार्बन का भी है, क्योंकि एक बॉन्ड के लिए 2 एटम चाहिए। तो ये सिग्मा आप दोनों के हैं, समझ पा रहे हो। दोनों ही कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 3 3। अब ध्यान दो,
एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? आप बोलोगे 2, अभी सिखाया। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? आप बोलोगे 2। ध्यान दो, चाहे वो प्योर ऑर्बिटल हो चाहे वो हाइब्रिडाइज्ड हो, कोई भी हो, दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, ठीक है ना। मतलब ध्यान दो, एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक जितने बॉन्ड होंगे क्या उतने ऑर्बिटल रिक्वायर्ड होंगे? हेलो, जितने बॉन्ड उतने ही ऑर्बिटल ना। तो अब जरा समझो, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, मैं जरा दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे जब कार्बन की बात अभी हम कर रहे थे ना, ध्यान दो, ये sp3, ये sp3, ये sp3, ये sp3, ध्यान दो, मैं इनकी ही बात अभी कर रहा हूं, ठीक है ना। अभी किसकी बात कर रहा हूं? मीथेन की बात कर रहा हूं, ताकि आप समझ जाओ। तो सब में मीथेन में जो कार्बन था, कार्बन के पास सारे एक एक इलेक्ट्रॉन थे कि नहीं थे? बोलो, एक एक इलेक्ट्रॉन थे। अब इसमें ये जो मीथेन में जो कार्बन था उसके पास तो आपने बना लिया ना, ये एक एक इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन अगर आप बात करोगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के पास भी तो 4 हाइड्रोजन आपके पास थे, 4 हाइड्रोजन। तो 1s1 कितने आ गए? कितने आ गए? 4। कितने आ गए? 4। तो सबके अब एक एक इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज बोले क्या किए? ऐसे ओवरलैप क्या कर लिए? क्या कर लिए? क्या कर लिए भाई? ऐसे ओवरलैप। तो अब ये इलेक्ट्रॉन किसका है? ये रेड वाले इलेक्ट्रॉन किसके हैं? तो आप बोलोगे हाइड्रोजन के हैं। समझ आया? और ओवरलैपिंग कैसे होती है? चलो बस इतना सही है यार, ठीक है ना। सबके ये 4 ब्लैक वाले किसके हो गए? कार्बन के। और 4 रेड वाले किसके हो गए? हाइड्रोजन के। तो ध्यान दो, ध्यान दो, कार्बन को CH4 बनाने के लिए 4 के चारों सिग्मा बॉन्ड थे, वो बनाने के लिए कार्बन ने कितने ऑर्बिटल्स का यूज किया? तो आप बोलोगे एक sp3, 2, 3, 4, 4 बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन ने 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का इस्तेमाल किया। तो ठीक वैसे ही इथीन में कार्बन को 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए 3 ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का यूज करना पड़ेगा। तो ऑल्दो यहां पे 4 ऑर्बिटल है, बट 4 में से हाइब्रिडाइज्ड आप कितने लेंगे? 3, क्योंकि सिग्मा 3 ही बन रहा है, और सिग्मा किससे बनेगा? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से। अभी समझा है आपको? तो यहां पे 3 हमने क्या कर दिया? हाइब्रिडाइज्ड, बाकी एक प्योर हमने छोड़ दिया। समझ पा रहे हो? तो ये ध्यान दो, अब की बारी जो हमने हाइब्रिडाइज किया है इसको, क्या इसका नाम होगा? एक S का लिया, 2 P का लिया ना, एक S का 2 P का, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? sp2। हर एक में रेशियो क्या जा रहा है? 1:2 का ना, तो क्या होगा? sp2 sp2 sp2। समझ आया? कुछ समझ आया? बहुत अच्छा, ठीक। और एक हमने प्योर छोड़ दिया, एक हमने क्या छोड़ दिया? प्योर छोड़ दिया। तो 3 sp2 के, हर एक का, इसके पास भी sp2 3 होंगे, इसके पास भी sp2 3 होंगे। तो sp2 इसका और 1s इसका। तो ये वाला बॉन्ड अब कैसे बनेगा? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये वाले बॉन्ड कैसे बने हुए हैं? कौन सी ओवरलैपिंग? sp2s, क्योंकि sp2 कार्बन यूज कर रहा है, यहां से देख रहे हो, और s किसका? हाइड्रोजन का। ध्यान दो, जैसे इसने 3 sp2 बनाया इस कार्बन ने, ऐसे इसके पास भी 3 ही sp2 होगा। मतलब ये कार्बन अगर सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो कैसे ऑर्बिटल का यूज करके बनाएगा? sp2। और ये भी कार्बन अगर सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो कैसे ऑर्बिटल का यूज करेगा? sp2। मतलब ये वाला बॉन्ड कैसे बन रहा है? sp2 sp2 ओवरलैपिंग से, sp2 sp2 ओवरलैपिंग। समझ पा रहे हो? अगेन जैसे ये वाला वैसे ये वाला, ये सब क्या होंगे? चारों सेम ही होंगे। ये भी sp2s, यहां भी sp2s, क्योंकि sp2 इसके पास है, s इसके पास है। समझ आया? आप जरा ध्यान से देखो, ये चारों बॉन्ड, ये मतलब हर कार्बन से 3-3 बॉन्ड हमने बना लिए, कैसी ओवरलैपिंग से बने वो बना लिए। सारा पहले से कॉपी कर लो। और इन तीनों में जो एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किसका जाएगा? ध्यान दो, यहाँ पे एक एक H का जाएगा। समझ पा रहे हो? कॉपी कर लो इसे, तब अगला बताते हैं। पॉज करके आपने कर लिया होगा, आगे चलते हैं इससे।
अब जरा समझते हैं नेक्स्ट कहानी को। तो ये तो बॉन्ड हमने सिग्मा वाले चारों बना लिए, ठीक है ना। तो मैं इसको शॉर्ट में थोड़ा लिख देता हूं ताकि आपको एक छोटी सी बात में समझा सकूं, ठीक है ना। CH2 CH2 दोनों के पास ध्यान दो, मैंने क्या छोड़ दिया था, क्या छोड़ दिया था, डंबल। क्या छोड़ दिया था, डंबल। और डंबल कैसे बनता है, कुछ ऐसे ही तो बनता है ना, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे थोड़ा इसको और क्लियरिटी में इसकी दिखा देता हूँ आपको, तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। CH2 CH2 समझ पा रहे हो। अब ये किस तरीके से है जरा समझते हैं, किस तरीके से ये ऐसा है। जैसे ये पूरा जो दोनों CH2 है ना, ये किस तरीके से है, जैसे CH2 मान लो ऐसा है, ये CH2 कैसे है, इस तरीके से। मतलब दोनों कार्बन इसी प्लेन में है, दो, और हर कार्बन से लेकर दोनों H इसी प्लेन में, दोनों क्या है, इसी प्लेन में। समझ आया। CH2 पूरा पूरा मॉलिक्यूल क्या है, इसी प्लेन में। ये यहीं पे पड़ा हुआ है, यहीं पे पड़ा हुआ है, समझ पा रहे हो। लेकिन जो ये पाई बॉन्ड के, ये जो एक कार्बन के पास जो हमने एक ऑर्बिटल छोड़ा था ना, अभी दिखाया ना यहाँ पे, एक ऑर्बिटल जो छोड़ा था, इस कार्बन के पास जो एक ऑर्बिटल छोड़ा था, पी सबशेल का ऑर्बिटल छोड़ा था ना, आप रिकॉल करो वहां पे। तो वो कैसा शेप का होगा, डंबल शेप का होगा, पहले आपको बता रखा है। तो ये डंबल जो होता है ना, कैसे होता है, जैसे ये मान लो प्लेन है ना, तो इसके दो लोब्स होंगे। अपर वाला लोब क्या होगा, ये प्लेन से ऊपर होगा, और लोअर वाला लोब क्या होगा, प्लेन से नीचे होगा। अरे भाई कुछ आ रहा समझ में, मैं रिपीट कर रहा हूं। पी सबशेल हमने 3 सिग्मा बनाने थे हर कार्बन से इथीन में, तो तीनों को हमने क्या कर दिया, 3 से 4 होते हैं कार्बन के आउटर शेल में, 3 को हाइब्रिडाइज कर दिया, एक को प्योर छोड़ दिया, प्योर वो पी का वाला था, हमने उसको प्योर पी छोड़ दिया। तो 3 हाइब्रिडाइज करके हमने कहानी बना ली। अब जो चौथा प्योर ऑर्बिटल पी का छोड़ा था दोनों कार्बन के पास, है ना, तो वो बनाएगा पाई बॉन्ड। और प्योर पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है डंबल शेप होता है। डंबल में होगा 2 लोब, ये ऊपर का लोब, ये नीचे का लोब, और ये आपका प्लेन है, ये आपका क्या है, प्लेन है। प्लेन में ये CH2 है, और ये दोनों पी के डंबल, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो ध्यान दो, ऊपर वाला लोब जो होगा ये ऊपर वाले के साथ चला जाएगा ओवरलैपिंग में, और नीचे वाला नीचे वाले के साथ चला जाएगा। तो ये ओवरलैपिंग जब इसकी होगी ना, तो कैसा बनेगा ये, कुछ ध्यान दो, ये जब ओवरलैपिंग इनकी होगी ना, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, CH2 ये अपर वाला लोब अपर वाला अपर के साथ फ्यूज करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसा बनाएगा, और लोअर वाला लोअर वाले के साथ फ्यूज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसा बनाएगा। ध्यान दो, ये 3 बॉन्ड नहीं बन गए। जो एक ही पी ऑर्बिटल का जो डंबल था, वो ऊपर वाला ऊपर के साथ फ्यूज कर गया, नीचे वाला नीचे के साथ फ्यूज कर गया। तो बस एक ही बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाई गई है, वो आधी ऊपर और आधी नीचे, जस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाई गई है। ये 3 बॉन्ड नहीं बन गए, बॉन्ड अब भी 2 है। एक ये ब्लैक वाला सिग्मा, और रेड वाले क्या, पाई। बस रेड वाला एक ही है, एक ही मतलब पाई बॉन्ड एक ही है, बस उसके लोब्स ऊपर नीचे थे, तो ऊपर नीचे को हमने ऊपर नीचे दिखा दिया। समझ पा रहे हो। तो यहां पे लिख लो, ये क्या है, ये अपर लोब है, और ये क्या है, लोअर लोब डेंसिटी। समझ आ गया होगा। और ये क्या होंगे, लिख लो, पाई बॉन्ड, ऐसा लिखो, बोथ द lobes of a given pi bond is perpendicular मतलब 90 डिग्री ना, प्लेन ये है, ये ऊपर पाया जा रहा है, तो प्लेन, ये प्लेन और ये उधर, तो 90 नहीं हो गया। देखो ये दोनों चीजें क्या है, एक दूसरे के 90 तो जा रही है ना, तो परपेंडिकुलर। समझ पा रहे हो, टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल अभी बताया ना, डंबल प्लेन से ऊपर नीचे। समझ आया। तो ध्यान दो,
अब मैं यहां पे आपसे बोलूं कि दोनों ही कार्बन अपने कौन से ऑर्बिटल का, ये इथीन में जो कार्बन है, इथीन में जो कार्बन है ये अपने कौन से ऑर्बिटल का यूज कर रहा है बॉन्डिंग के लिए? तो आप क्या आंसर करोगे? ये भी sp2 और ये भी sp2, दोनों ही कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ध्यान दो, दोनों ही कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो आप आंसर करोगे sp2। क्या हाइब्रिडाइजेशन है? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि वो गिवन कार्बन अपने कौन से हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का यूज कर रहा है बॉन्डिंग के लिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन इन अ गिवन मॉलिक्यूल, अगर आप कार्बन का निकाल रहे हो तो कार्बन का मतलब क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब कि कार्बन कौन से हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का यूज कर रहा है बॉन्ड को बनाने के लिए। समझ आया? कॉपी कर लो। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करने वाले हैं इथाइन का। इथाइन में क्या होगा? ये ट्रिपल बॉन्ड, समझ पा रहे हो? तो इथाइन में अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा, ध्यान दो कैसे इसको दिखाना है मुझे। HCH HCH HCH, तो यहाँ पे ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। ध्यान दो, मल्टीपल बॉन्ड में एक ही सिग्मा, बाकी दोनों क्या है? पाई। बाकी दोनों क्या है? पाई है। तो अब ध्यान दो, हर कार्बन कितने सिग्मा बना रहा है? तो पहले जैसे आप 3 बोले थे वैसे आप क्या बोलोगे? 2। तो फिर से वही कार्बन के आउटर शेल में क्या होगा? 4 होगा। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 4। एक्साइटेड स्टेट में कितने होंगे? 4 में ऐसे इलेक्ट्रॉन को आप फिल कर दोगे ना, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, 4 में से हाइब्रिडाइज कितने चाहिए? सिर्फ 2, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड्स में एक सिग्मा, बाकी दोनों क्या है यहाँ पे इथाइन में? पाई है। समझ पा रहे हो? तो ये दोनों आपने क्या कर दिया? हाइब्रिडाइज। तो हाइब्रिडाइज वाले को आपने नीचे लिख दिया। इसमें एक एस और एक ही पी का आया है ना, तो इसका दोनों का नाम क्या होगा? हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का दोनों में रेशियो क्या है? एस और पी का बराबर बराबर है, तो sp बोलोगे। 2 प्योर आपने छोड़ दिए और 2 प्योर ऑर्बिटल आप क्या यूज कर रहे हो? बॉन्डिंग के लिए। समझ पा रहे हो? बाकी इसमें थोड़ा सा बताया तो जा सकता है, मन भी कर रहा है मेरा बता दूं, तो चलो बता दूं। पी सबशेल जो होती है ना, इसके जो 3 ऑर्बिटल होते हैं, इनका नाम क्या होता है? ये थोड़ा अलग बताने जा रहा हूं। इनका नाम होता है px, py और pz। ठीक है, तो जब जो दोनों कार्बन है ना, दोनों ही कार्बन है, तो दोनों ही कार्बन में जो आपने px और py को छोड़ रखा है, ध्यान दो, यहाँ पे जो 2 ऑर्बिटल छोड़े, कौन से वाले छोड़े हैं? अच्छा, आप ये मत कहना यहाँ पे तो आपने px इससे लिखा है और आप यहाँ px यहाँ लिखा है और आप बोल रहे हो कि भाई px तो यहाँ अंदर चला जाएगा, आप बोल रहे हो बच भी गया दोनों, तो क्या मतलब? नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये इंटर कन्वर्टेबल है। आपको प्रीवियस वीडियोज में पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम फुल ऑफ चांसेस, प्रोबेबिलिटीज, है ना, जो आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है। तो ये आप ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा ध्यान से देखो, जो px और px की ओवरलैपिंग होती है ना, px, तो जरा मैं दिखा देता हूं। ये 3 आपकी एक्सिस होती है, ठीक है ना? 3 एक्सिस कैसे होती है जरा समझना। ये आपका हो गया, मान लो इसे आप y एक्सिस बोल रहे हो, तो इसे क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर वाला, ये क्या हो जाएगा? ये दूसरा मार्कर, ये x एक्सिस हो जाएगा। और तीसरा ये मैंने आपकी तरफ बना दिया, तीसरा क्या आपकी तरफ बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा? z एक्सिस। और तीनों दूसरे में क्या है? परपेंडिकुलर। समझ आया? तो यहां पे जो इसका px इसके px के साथ ओवरलैपिंग करेगा, तो साइड बाय साइड कैसे करेगा? साइड बाय साइड। कैसे 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 समझ नहीं यार, तभी मैंने आपको दिखाया। देखो, मान लो इसे आप px बोल रहे हो, तो एक कार्बन का ये px होगा तो दूसरे कार्बन का ये px होगा, और दोनों कैसे मिल रहे हैं एक दूसरे को? साइड बाय साइड। कैसे मिल रहा है? साइड बाय साइड। ये px, ये x एक्सिस यही है ना, तो इस कार्बन के लिए अगर x एक्सिस ये होगी तो दूसरे के लिए भी तो x यही होगी ना, तो दोनों कैसे मिल रहे हैं एक दूसरे को? साइड बाय साइड। अच्छा, हेड टू हेड क्या होगा? हेड टू हेड ये होगा। समझ आया? ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। समझ आया? ये साइड बाय साइड। तो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। समझ आया? आप ध्यान दो।
अगर आप एक्स एक्स ऐसे दिखा रहे हो ना, तो वाई कैसा होगा, ऐसे परपेंडिकुलर होगा ना वाई। तो अब इसका वाई इसके वाई से ओवरलैप करेगा। ध्यान दो, ओवरलैपिंग क्या होती है, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स है, ऑर्बिटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो वो ऑर्बिटल ही, एक इसका ऑर्बिटल एक इसका ऑर्बिटल, दोनों क्या करेंगे, यूं ओवरलैप कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, यूं ओवरलैप कर जाएंगे ना, समझ आया। तो अगर इस तरीके से यूं इसका एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में भरा हुआ ऐसे ओवरलैप कर गया, तो इसको बोलेंगे हेड टू हेड। और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों अगर ऐसे ऐसे मिले, इसको क्या बोलेंगे, साइड बाय साइड। समझ आया, समझ आया, बहुत बढ़िया। तो यहां होगा साइड बाय साइड से पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक ऐसे पी वाई पी वाई पी वाई पी वाई क्या बनाएंगे, ये भी बनाएंगे पाई बॉन्ड। समझ पा रहे हो, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। ये दोनों ऐसे ऐसे मिले थे, ये दोनों कैसे मिलेंगे, ऐसे ऐसे मिलेंगे ना, समझ पा रहे हो, तो ये पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो अब यहाँ पे इसको कैसे दिखाना है, जरा ध्यान से देखना। ये दोनों मैंने दिखा दिए पी एक्स, तो ये कौन सा यार, ये दोनों का शेप यार लोब सेम होते हैं, ठीक है ना। मेरा थोड़ा आर्ट यहाँ नहीं कर रहा हूं मैं, इसलिए थोड़ा ये दोनों के पी एक्स हो गए, ठीक है। तो उससे परपेंडिकुलर कौन सा वाला हो जाएगा, ध्यान दो, कौन सा वाला हो जाएगा, पी वाई। ये रेड वाला कौन सा है, तो पी वाई के साथ ओवरलैप करेगा, और पी एक्स के साथ, पी एक्स के साथ होगा। समझ आया। तो यहाँ पे सिग्मा को मैं रब कर दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूज आप ना हो जाए, समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से क्या बन गया, ये रेड वाला क्या है, पी एक्स, समझ आ गया। अच्छा, अब इससे मत घबरा जाना कि तब सीधा टेढ़ा 90 डिग्री पे होना चाहिए, उससे बस इतना ही मतलब है। तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड बन गया, ध्यान दो, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पे ये सिग्मा, एक और सिग्मा, इधर एक सिग्मा, और बाकी दो यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड। समझ आया। जो दो पाई बॉन्ड है, इसमें से एक पाई जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है, पी एक्स से, और दूसरा कैसे बन रहा है, पी वाई से। आगे इसमें और भी बारीकियां मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन बस वो केमिकल बॉन्डिंग के लिए, ठीक है ना। अभी यहां के लिए इतना बहुत है, कर लो। आप जरा समझते हैं, ध्यान दो। दोनों ही कार्बन के पास कैसे ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिडाइज्ड वाले, sp कैसे वाले, sp। तो ये वाला बॉन्ड कैसे बन रहा है, ये वाला, इसका sp और इसके s के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो ये वाला बॉन्ड कैसे बन रहा है, ये सिग्मा कैसे बन रहा है, किसकी ओवरलैपिंग से बन रहा है, sp और s की ओवरलैपिंग से। समझ आया नहीं आया, ये भी तो वही है, हाँ भाई, दूसरा वाला भी तो वही है, कुछ और तो नहीं है। दूसरा वाला भी वही एसपीएस, लेकिन ये जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ का जो एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये कैसे बन रहा है, एसपी, दोनों के एसपी ले रहे हो, क्या ले रहे हो, दोनों के एसपी। मैं बीच में लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना आ जाए। समझ आया, चलो इसको इतना नोट कर लो ताकि डाउट ना हो जाए, नोट कर लो। ठीक है, पॉज करके आपने कर लिया होगा। अब अगली बात जरा बताते हैं। तो अगर मैं बोलूं आपसे, इथेन में दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, CH3 CH3। इथीन में दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, और इथाइन में दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो ध्यान दो, ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है कैसे बन रहा है, इसके पास चारों अब सिग्मा बनाना है तो sp3, इसके पास भी क्या है, sp3। तो ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है, ये वाला बॉन्ड कैसे बन रहा है, कैसे बन रहा है ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड सिग्मा कैसे बन रहा है, sp3 ओवरलैपिंग से। याद है ना, चारों सिग्मा बनाएगा तो चारों सिग्मा के लिए चारों ऑर्बिटल कार्बन को अपने हाइब्रिडाइज करने पड़ेंगे। और ये वाला बॉन्ड कैसे बन रहा है, एक पाई है ना, तो चार में से एक को पाई के लिए छोड़ना पड़ेगा, प्योर छोड़ना पड़ेगा। तो चार में से एक S 3 P का था, एक प्योर P छोड़ दोगे तो फिर क्या हो जाएगा,
एक S और 2P का हाइब्रिडाइज किया तो इस पे हाइब्रिडेशन क्या, sp2, इस पे भी हाइब्रिडेशन क्या, sp2। तो ये जो सिग्मा बन रहा है, ये जो सिग्मा बन रहा है, एक ही सिग्मा होगा इसमें से, दोनों नहीं हो जाएंगे, दोनों में पता ना मल्टीपल में एक पाई होगा यहाँ पे। तो ये सिग्मा जो है कैसे बन रहा है, sp2 ओवरलैपिंग से, समझ आया। और यहां पे जो एक सिग्मा है, दोनों पे हाइब्रिडेशन sp तो सिग्मा कैसे बन रहा है, sp ओवरलैपिंग से, ओवरलैपिंग से, समझ आया, बढ़िया। अब जरा ध्यान दो, अगली कहानी पे चलते हैं। एक बात जरा समझाता हूं तुम्हें, और वो क्या है, किसी भी अगर आप शेल में जाओगे ना, तो जैसे मान लो मैं सेकंड शेल में गया, अब ये सब नोट कर लो, तब समझाता हूं फ्रेश तरीके से, पॉज करके कर लिया होगा, समझाता हूं। देखो, अगर मैं आ जाऊं सेकंड शेल में, तो सेकंड शेल में n इज इक्वल टू 2 आएगा, और आपको बताया है 2s 2p। अगर मैं बात करूं थर्ड शेल की, तो n इज इक्वल टू 3 आया। ये सब समझा चुका हूं, जिसको डाउट होगा प्रीवियस वीडियो जाके देख लो। 3s 3p मतलब हर एक शेल में सबसे पहले कौन आता है, s। सबसे पहले कौन आता है, s। ध्यान दो, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में आप जानते हो एनर्जी न्यूक्लियस से दूर जाने में बढ़ती है ना, इतना तो आइडिया आपको होगा ही। तो 1s के बाद क्या आएगा, 2s 2p 3s 3p। मतलब आप क्या देख रहे हो कि किसी भी अगर एक शेल की बात करोगे, अगर एक शेल की बात करोगे, तो सबसे करीब उस शेल में न्यूक्लियस से रिलेटिवली क्या होगा, p से करीब s होगा। इन थर्ड शेल में क्या, हेलो, थर्ड शेल में, ये थर्ड शेल है कि नहीं है, ये सेकंड शेल है कि नहीं है। तो अगर मैं बात करूं थर्ड शेल में, तो सबसे करीब न्यूक्लियस से क्या होगा, s। सेकंड शेल में सबसे करीब क्या होगा, s। समझ पा रहे हो, मतलब कि न्यूक्लियस के ज्यादा करीब कौन, तो आप आंसर करोगे s सब शेल। तो जो न्यूक्लियस के जितना करीब होगा, न्यूक्लियस का एजेंडा क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करो, क्योंकि न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है, तो आप बोलोगे पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्यों पॉजिटिव, क्योंकि समझा रखा है स्टार्टिंग के वीडियो में, समझा रखा, जाके पढ़ लेना किसी को डाउट होगा तो। न्यूक्लियस के पास होता है प्रोटॉन, और क्या होता है इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन भी होता है। मेरा मतलब है पूरे एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियस स्पेसिफिक अगर बात करोगे तो क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। समझ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो प्रोटॉन पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ऐसे में वो पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और उसकी वजह से अब यहां पे क्या बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा भाई, अट्रैक्शन। तो यानी कि न्यूक्लियस का काम है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। तो न्यूक्लियस के सबसे करीब कौन होता है किसी भी गिवन शेल में, एस सब शेल। तो अगर एस सब शेल ज्यादा करीब होगी न्यूक्लियस की, तो भाई कोई आपके करीब कब होगा, जब जो आपका एजेंडा है वही वो आगे बढ़ाए ना। जैसे मान लो आप बहुत बड़े लीडर हो, तो आप किसको अपनी कोर टीम में रखोगे, उसको रखोगे ना जो आपका एजेंडा, आपकी सोच को आगे बढ़ाए। यानी कि जो आपकी जैसी सोच रखता हो, आपको आप उस इंसान को अपने करीब रखोगे ना। तो न्यूक्लियस का एजेंडा है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, तो उसका एजेंडा सबसे उसके करीब जो होगा वो आगे बढ़ाएगा ना, मोर एंड मोर। तो एस उसका एजेंडा क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। मतलब एस अगर स्ट्रांग होता जाएगा, तो न्यूक्लियस का एजेंडा भी स्ट्रांग होता जाएगा। मतलब अगर s का परसेंटेज किसी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में बढ़ता जाएगा, तो उस कार्बन के लिए न्यूक्लियस का एजेंडा बढ़ता जाएगा। यानी कि न्यूक्लियस का एजेंडा क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी बढ़ती जाएगी। कुछ आया समझ में, कॉपी कर लो, रफ कर देता हूं इसको। चलो, यहां पे मैं ये बताना चाह रहा था इतनी समझाने के बाद, कि मोर द ये फुल फॉर्म में चलो लिख देता हूं, मोर द परसेंटेज
s character, more will be percentage s character in hybridized orbital. More will be electronegativity of that carbon. ब्रैकेट पे more will be electron attracting ability for that carbon. ठीक है ना? Ease of इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन। समझ आ गया? नोट कर लो इसे, नोट कर लो। बढ़िया। अब जरा समझते हैं अगली कहानी को। तो आपको अगर मैं एग्जांपल दूं तो sp3 ऑर्बिटल जब भी बनेगा तो उसकी रेसिपी क्या है? एक s का होगा तो 3 p का होगा ना, मतलब टोटल अगर 4 है ना तो उसमें से 25% क्या होगा? s। तो यहाँ पे s कैरेक्टर कितना है? 25% s कैरेक्टर। मैं समझा रहा हूं, इसकी रेसिपी क्या है? sp3 इसका नाम है ना, मतलब एक s का बना तो 3 p का। इसको बनाने में ना 4 sp3 के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाने में ना, तो हर एक में जो रेशियो जाएगा वो क्या जाएगा? एक s का अगर एक पार्ट अगर s का जाएगा तो 3 पार्ट किसका जाएगा? p का। मतलब टोटल अगर 4 पार्ट होगा तो 4 में से एक इसका है तो कितना हो जाएगा? 25%। sp2 में कितना है? 33.33% s। अब यहां टोटल 3 है ना, 3 में से s का कितना? 1, तो 1/3 इंटू 100 कितना आएगा? 33.33। sp में कितना जाएगा? 50% s कैरेक्टर। समझ पा रहे हो? तो ये इनकी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बढ़ रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नोट कर लो इसे, नोट कर लो। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट 18 इसको पॉज करके बना लो 18 से। नेक्स्ट कहानी करेंगे थोड़ी सी, मॉलिक्यूल क्या होता है, कैसे बनता है। तो अभी आपको मैंने सिखाया ना कि मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, जब एटम कंबाइन करेंगे ना। एटम कंबाइन क्यों करेंगे? क्योंकि वो अकेले में परेशान है ना। अभी मैंने आपको बताया कि H और H दोनों H अलग अलग थे, तो क्यों साथ साथ आ गए? क्योंकि दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, ड्यूप्लेट अपना कंप्लीट करना था ना, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना था ना, दोनों H एक साथ आ गए। तो ये क्या है? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्यों बनना है? एटम्स को आपस में कंबाइन करके टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी। CO2 क्या है? मॉलिक्यूल। समझ पा रहे हो? तो ये सब लिख लो। मुझे लगता है एटम मॉलिक्यूल आप समझते हो, जिसको नहीं समझ आता लिख सकते हो। मॉलिक्यूल क्या है? इट इज फाउंड बाय व्हेन 2 और मोर देन 2 एटम्स कंबाइन थ्रू अ बॉन्ड। खास तौर पे कौन सा बॉन्ड होता है? वो कोवेलेंट बॉन्ड ना। और कोवेलेंट का एक पार्ट है कोऑर्डिनेट, इसके बारे में भी ज्यादा बातें नहीं करेंगे। नोट कर लो इसे। बढ़िया, चलो भाई आज के लिए इतना ही। मेरा मतलब है इस वीडियो के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में और बातें करेंगे।